जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं और साथ ही साथ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक 10 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 10 दिसंबर माह चल रहा है। एग्जाम की अगर बात करें तो सामने में आरआरबी एनटीपीसी है, आरआरबी जेई है और अगर हम बात करें स्टेट लेवल में व्यापम के कुछ एग्जाम्स होने वाले हैं। व्यापम के न्यूज़ प्रॉपर देखा करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें तो सीजीपीएससी प्रीलिम्स होगा 9 फरवरी को और सब इंस्पेक्टर भी सीजीपीएससी के द्वारा ही लिया जा रहा है। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर लें। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, करंट अफेयर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, रोज की घटनाओं को हमें पढ़ना चाहिए जिससे हमारा अगर उससे पोर्शन से 10 में से अगर 1 आता है, 9 अगर हमारा मान के चलो हमने उसको नहीं पढ़ा, लेकिन मेरे प्रिय साथियों याद रखिएगा कि जो आप नॉलेज गेन करेंगे वो आप कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर मैं ये बोल रहा था आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आज की सकारात्मकता की ओर, आज की पॉजिटिविटी की ओर जो है हम नजर डालें। लेखक कहता है अपनी पीठ को हमेशा मजबूत रखिए क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों इसके पीछे ही मिलता है। तो आप लोग छात्र जीवन में हो, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती होंगी, मैं आपके पर्सनल लाइफ से उदाहरण नहीं लेना चाहता, लेकिन याद रखिएगा इस सेंटेंस का कहने का मतलब यह है कि आपको अपने आप में भरोसा होना चाहिए और अपने आप पे भरोसा रख के ही इंडिविजुअली टास्क के रूप में आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहिए, सजग रहिए, अडग रहिए और प्रबल रहिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने पढ़ाई के ऊपर ट्रस्ट करना है आपको। और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बोला था कि मैं बहुत सारी स्ट्रेटजी के वीडियोस लाने वाला हूं, उसको भी आप प्रॉपर देखिएगा कि आपको पढ़ना या किस डायरेक्शन में जाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है PSLV C59, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो C59 द्वारा ESA प्रोब 3 को लॉन्च किया गया है। इस अंतरिक्ष यान का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत सारे बच्चों ने इसमें विचार किया। तो सूर्य में हो रही गतिविधि का पता लगाना ये थोड़ा सा करेक्ट आंसर नहीं है। सूर्य की किरणों का अध्ययन करना ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। लेकिन मैंने आपको इस करंट अफेयर को पढ़ाते पढ़ाते बताया था कि प्रॉपर स्पेसिफिक अगर हम कहा जा सके इस मतलब मिशन का उद्देश्य जो है वो है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना, ठीक है। मैंने बच्चों के आंसर देखे, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, मैं तो ही त्रुटि को सुधार करूंगा, मेरा काम है भाई, ठीक है। चलो, तो यामिनी चंदेल ने डी आंसर दिया है, रोशनी देवांगन ने सूर्य के कोरोना का अध्ययन बिल्कुल सही जवाब है, शशि ने उपयुक्त सभी कहा है, तो प्यारे बच्चे सी आंसर सही होगा। और कल्याण साहू ने कहा है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। अब इस प्रश्न के ऑप्शन से एक चीज समझ में आई, एग्जाम में इस प्रकार से कूट पे आधारित प्रश्न पूछा जाता है और ऐसा लगता है कि सभी आंसर सही हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज में बल दूंगा मेरे प्रिय साथियों कि आप चीजों को अलग अलग डायमेंशन से पढ़ें, या अगर हम कहें कि किसी भी एक टॉपिक की अगर हम बात करें उसमें आप अलग अलग डायरेक्शन में उसको पढ़ेंगे, लेकिन आपको वो डायरेक्शन या वो पॉइंट याद होना चाहिए जो एकदम स्पेसिफिक है, करेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आज का जो दिवस है वो है मानव अधिकार दिवस या मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वैश्विक स्तर पर। वैश्विक स्तर पर हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। मेरे प्रिय साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोगों के प्रति मतलब लोगों के बीच में शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी उन मानव अधिकार जो हमारे जो है कहा जा सकता है जो हमारे राइट्स हैं उसको, उस भावना को उजागर करना। जैसे कि आप देख सकते हैं 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के ये अभियान रहे हैं 1947 से 48 के समय से जो है ये स्टार्ट हो चुका है। अपने अधिकारों को जानने और उसके प्रयास में अपना आह्वान करना या जो है जीवन यापन करना, उसको जो है जागरूक करने के लिए पूरी दुनिया भर में ये दिवस मनाया जाता है। जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बोलने, सोचने, है ना, समान अधिकार शामिल है। ये सब सारी चीज़ें जिनके प्रति जागरूकता बनाई जाती है। मैंने कहा कि जनवरी 47 से दिसंबर 48 के बीच में ये तैयारी की गई थी सार्वभौमिक स्तर पर। इसे जो है हमें क्या करना है, मनाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा भारत देश मानव अधिकारों को पूर्ण रूप से, मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से क्या है, समर्पित है। और हम ये जानते हैं कि भारत में भारतीय मानव अधिकार आयोग बना हुआ है, ठीक है, यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये क्या करता है? तो ये हमारे मानव अधिकार के प्रति जो है हमारे साथ रह के जो है एक्शन लेता है और कार्य करता है, ठीक है। अदालतों में हमारी बातें सुनना, ये सब सारी चीज़ें इसमें शामिल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में जो है बना था, ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करें संवैधानिक दृष्टिकोण से तो मौलिक अधिकारों को हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक के रखा गया है। मैंने क्या कहा? हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को भाग 3 के अनुच्छेद 14 से 32 तक रखा गया है। अलग अलग सबके प्रावधान हैं। अनुच्छेद 19 हमें वाक की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या भाषण देने की स्वतंत्रता को जो है हमें, या बोलने की स्वतंत्रता को स्वीकृति देता है। उसी प्रकार अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए। कब बना? तो 1993 में बना। कौन सा भी आयोग बना? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। चले आगे। चलो अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन में ये रहा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी ब्याज दर 4.5% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी है? और ये प्रतिशत क्या है, कैसा है, ये सब बताता हूँ। 4.8% कर दिया है इसने अपना ब्याज दर। अब भारतीय रिजर्व बैंक 4.5 किसके लिए किया, 4.8 किसके लिए किया है? तो मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए रेपो रेट या रेपो दर कहा जाता है जिसे हिंदी में। रेपो रेट वो कंडीशन है जब कोई बड़ा बैंक छोटे बैंक को ऋण देता है और उस ऋण के बदले में इंटरेस्ट लेता है या ब्याज लेता है, तो उसे कहते हैं रेपो रेट। आसान भाषा में आपके सामने लिखा हुआ है, वह ब्याज दर है जिसमें केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार में देता है। जब धन की कमी हो जाती है तो सरल शब्दों में यह वह दर है जिस पर बैंकिंग अल्पकालीन जरूरतों के लिए केंद्रीय बैंक से धन का उधार लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका 4.8% जो है क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दी गई है, 0.3% वृद्धि कर दी गई है, ठीक है। अगर हम मुद्रास्फीति की बात करें तो क्या है, तो ये मूल्य स्तरों पर वृद्धि या वस्तुओं सेवाओं की कीमतें धीरे धीरे जब बढ़ते जाती है तो उसे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहा जाता है, ठीक है। चले आगे। भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई में मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1935 शक्तिकांत दास इसके गवर्नर है ना। बैंक प्रमुख कार्य बैंकों नोटों के निर्माण का नियंत्रण करना, ये इसका कार्य है। बहुत सारा कार्य है, देख सकते हो आप, है ना। जैसे भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से निधि रखना,
या निधि आपका प्रदान करना, देश के हित में मुद्रा एवं ऋण प्रणाली का परिचालन करना। शक्तिकांत दास जी को जो है कई ठो अवार्ड मिल चुका है, इसी किसके लिए मिल चुका है, तो इनके मनी मैनेजमेंट के लिए या वाणिज्यिक मैनेजमेंट के लिए मिला है इन्हें जो है आपका कई ठो पुरस्कार, है ना। तो ये हमारे बहुत अच्छे गवर्नर साबित हुए हैं। अगर हम बात करें मेरे प्रिय साथियों कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति क्या होती है, तो ये एक वैधानिक निकाय होती है जो प्रॉपर मौद्रिक नीति बनाती है, मतलब पैसों से संबंधित नीतियों को बनाती है। 2016 में इसका गठन हुआ है। 3 सदस्य इसमें जो है, टोटल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 सदस्य आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं, ठीक है। और ये मौद्रिक नीति का क्या करते हैं, आपका संचालन करते हैं। आरबीआई के गवर्नर इसके जो है अध्यक्ष होते हैं, है ना, अध्यक्ष होते हैं। और शक्तिकांत दास जी वर्तमान में इनके क्या है, अध्यक्ष हैं। क्लियर, चले आगे। चलो मेरे प्रिय साथियों, दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? चलो पहले जान लेते हैं कौन है। तो इनका नाम है कालिदास कोलंबकर। क्या नाम है? कालिदास, श्री कालिदास कोलंबकर। 70 वर्षीय सबसे वरिष्ठ जो है क्या है, महाराष्ट्र के क्या है आपके विधायक रहे। मेरे प्रिय साथियों, लगभग 9 साल से ये कंटिन्यू जो है चुने जा रहे हैं विधायक कालिदास। इनको 7 से 9 सितंबर तक होने वाले महाराष्ट्र में विधानमंडल का जो विशेष सत्र होगा उसमें इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, देख सकते हैं कि प्रो और टेम्पोर ये 2 शब्दों लैटिन शब्द से बना हुआ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है प्रोटेम। इसका मतलब होता है अस्थायी, कुछ समय के लिए, ठीक है। संविधान के आर्टिकल 180 में इस बात का जिक्र है कि किसी भी जो है आपका विधानसभा के संचालन के लिए एक जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाएगा, जिसे प्रोटेम स्पीकर कहा जाएगा। इसका जो है आपका सिलेक्शन कौन करेगा, या किसके द्वारा इन्हें नामित किया जाएगा, तो गवर्नर के द्वारा, मतलब राज्यपाल के द्वारा इन्हें चुना जाता है, ठीक है। नियुक्ति इनकी जो है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल जी करते हैं। आमतौर पर सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। कालिदास कोलंबकर इनका नाम है, कालीचरण निकल गया था भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय महिला भारोत्तोलक 6 से 16 दिसंबर तक मनामा बहरीन में आयोजित होने वाली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 वैश्विक स्तर पर जो है मनामा बहरीन में हो रहा है, उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगी? तो हमारी धाकड़ खिलाड़ी है ना, पेरिस ओलंपिक में 4th जो है रैंक रहा है इनका, लेकिन मीराबाई चानू जी जो है वो क्या नहीं कर रही हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं। तो सभी का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी, तो ज्ञानेश्वरी यादव ग्रुप ए की महिला है ना, ग्रुप ए में है ये 49 किलोग्राम की, वो जो है सबका प्रतिनिधित्व करेंगी। मीराबाई चानू के इस मतलब आपका प्रोग्राम में या इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन ना लेने का कारण क्या बताया जा रहा है, तो कारण सीधा सीधा साफ है कि वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टाइम के लिए प्रैक्टिस करना चाहती है अच्छे से, या ओलंपिक की ही तैयारी वो वर्तमान से चालू कर दी होंगी, तो उस लिए जो है उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट ना करने का क्या किया है, तो उन्होंने ऐलान किया है, ठीक है। तो कौन कौन है, ज्ञानेश्वरी यादव, विद्यारानी देवी, दीता मुनि सोनोवाल, ये समूह जितने भी भारोत्तोलक है उन लोग, भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, उन लोग जाएंगे, ठीक है। चलें आगे। चलो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के सचिव का पद खाली था, तो कार्यवाहक सचिव किसे नियुक्त किया गया है, चलो देख लेते हैं। इनका नाम है देवजीत सैकिया। असम से क्रिकेट खेलते रहे, काफी वरिष्ठ है। सचिव कैबिनेट में भी बीसीसीआई के रह चुके हैं, फोटो दिखाता हूं उनका। रॉजर बिन्नी जो है वो बीसीसीआई के क्या है, अध्यक्ष हैं। पहले कौन थे, जय शाह जी थे, लेकिन अब वो आईसीसी के अध्यक्ष हो गए हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि यह है सैकिया जी, इन्हें जो है
कार्य मतलब क्या कर दिया गया है, अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया है। अब प्रश्न पूछने की संभावनाएं कहाँ से बन जाती है। 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई है, मुंबई में मुख्यालय है, रोजर बिन्नी अध्यक्ष है, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष है, ठीक है। महिला और पुरुष के क्रिकेट लोग को खिलाते हैं। पुरुष टीम के कोच कौन है, गौतम गंभीर है। महिला कोच कौन है, तो रमेश पवार है। अध्यक्ष जय शाह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी दुबई में जिसका मुख्यालय है, ठीक है। चलो, एशिया और प्रशांत 2024 के लिए इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, तो हमको किया गया है, इशार सर को नहीं, भारत को, ठीक है। मतलब हम भारतीय हैं, भारत को किया गया है। ये क्यों किया जाता है, तो बेहतर हर एक क्षेत्र में, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में नहीं, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयास करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, तो भारत को मिला है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को यूरो ग्रिप टायर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यूरो ग्रिप जो है ना, यूरो ग्रिप टायर जो है वो टीवीएस कंपनी का ही है ना। इसमें बनाया गया है एमएसडी, मतलब महेंद्र सिंह धोनी जी को जो है वो बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। महेंद्र सिंह धोनी जो है बहुत गाड़ी चलाने के लिए शौकीन है, तो इसलिए इनको बनाया गया है ना। बहुत सारी बात कहते हैं, धोनी कहते हैं कि सवारी में जुनून होना चाहिए, है ना, और जो है विश्वसनीयता होनी चाहिए, है ना। तो गाड़ी ला ज़्यादा झन चलाइए भैया, भाई बेकार है, ठीक है। चलो, महेंद्र सिंह धोनी संबंधित राज्य झारखंड है। पद्म भूषण 2018 मिला, पद्मश्री मिला है इन्हें 2009 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है इन्हें 2008 में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। हाल ही में भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए कौन सा डिजिटल चैनल लॉन्च किया है। देखो भाई, सांकेतिक भाषा पहले बता दूं, पीएम प्रधानमंत्री ई विद्या के नाम से ये ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब डिजिटल चैनल लॉन्च किया गया, सॉरी ऐप बोल रहा हूँ। इसमें क्या होगा, तो देखो, जो दक्ष नहीं है, मान के चलो नेत्रहीन है, कान से सुनाई नहीं देता है और बोल नहीं पाते हैं, ये 3 कंडीशंस होती है। तो उनके लिए जो बच्चा या जो मतलब कहा जा सकता है पुरुष या महिला इंसान जो है वो अगर बोलने में सक्षम नहीं है, तो उनको जो है कहा जा सकता है कान में सुना के जो है सारी चीज़ें सिखाई जाएगी और उससे वो टीचिंग सीखेगा। इसमें सीबीएसई बोर्ड, लोकल लैंग्वेजेस, सारी चीज़ें, सारे फीचर्स इसमें रखे गए हैं। कोई आँख से है तो दृष्टि बाधित है तो उसको प्रॉपर जो है स्पर्श करके और सुनाई दे के सारी चीज़ें करवाई जाएगी। तो इससे क्या होगा, उनका स्किल डेवलप होगा और उनके लिए बेहतर सारी चीज़ें लिखाई हुई है, देख सकते हो, ठीक है। स्कूलों में प्रॉपर ये स्पेशल क्लासेस लगेंगी, इनकी प्रॉपर स्कूल जा सकेंगे बच्चे, स्कूल अभी भी जाते हैं, स्कूल जाके जो है वो सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो डिजिटलाइजेशन देखा जा सकता है हमारे भारत में होते जा रहा है, ठीक है। रेडियो में प्रसार किया जाएगा इसका प्रॉपर रोज़, है ना। चलो आओ रिवीजन कर ले। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। भ्रष्टाचार दिवस नहीं, भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है भैया, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, है ना। मैं भी तोतरा जाता हूँ कभी कभी। भारतीय मूल के किस कलाकार को ब्रिटेन में प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार दिया गया है, तो जसलीन कौर। 29वां भारतीय उद्योग परिसंघ भागीदारी शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। केंद्रीय वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री ने श्री प्राणी उद्यान दिल्ली में जो है नैनो बबल टेक्नोलॉजी से पानी साफ करने का यंत्र बनवाया है। मैं इधर काहे देखते रहता हूँ पता है, बार बार इधर मेरे स्क्रीन रहता है, तो स्क्रीन में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट तो नहीं आ रहा है, इसलिए देख लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, है ना। तटीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तटीय नौवाहक विधेयक 2024 पारित किया गया है। भारतीय विमान विधेयक 2024 संसद में पारित किया गया है, ठीक है। अडानी डिफेंस ने दृष्टि 10 ड्रोन बनाया है ना। आप लोग के लिए प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए स्कैन पोर्टल अन्न चक्र किसने लॉन्च किया है। चलो फटाक से बताओ। हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।